हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, द changes in momentum of a body per unit time, that is rate of change of momentum, is directly proportional to the unbalanced force, acting on the body, and the change in momentum takes place in the direction of the unbalanced force on the body. That is F is directly proportional dp upon dt, where dp change in momentum and dt time taken for this change in momentum. प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह लीजिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका हम डेरिवेशन लेंगे तो डेरिवेशन में हमें कह सकते हैं हाँ पहले बच्चों कर लेते हैं कि एट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास कितना है? m है। अगर उस पर F फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u टाइम t एज ए 0। टाइम t पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u। एंड आफ्टर टाइम t पर उसी ऑब्जेक्ट की चेंज होकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, moving with initial velocity u, let a force F act on the body for time t, change in final velocity v, then initial momentum of the body, means इस ऑब्जेक्ट पे जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम आप पढ़े हैं क्या? P इक्वल टू क्या पढ़े हैं? mv। अब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल हो रहा है तो v के प्लेस पे इनिशियल पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u होगी, और फाइनल पे v के प्लेस पे जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? v होगी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी pi, इनिशियल को pi से डिनोट करेंगे, pi इक्वल टू mu। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी pf इक्वल टू mv। तो ये आपका क्या होगा बेटा? इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को आप डिनोट कर सकते हैं pi इक्वल टू mu, और फाइनल मोमेंटम को आप डिनोट कर सकते हैं किसे? pf इक्वल टू mv। नाउ change in momentum of a body क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम मीन्स क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, pf माइनस pi, pf की वैल्यू कितनी है? pf की वैल्यू आपकी है mv माइनस mu। अगर यहां से m हम कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v माइनस u। क्या मिल जाएगा? v माइनस u। टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, टाइम टेकन टू द चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? टाइम टेकन चेंज इन मोमेंटम
टाइम क्या चेंजेज हो रहा है, टाइम क्या चेंज हुआ, पहले क्या था फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का टाइम क्या है टी, इनिशियल का टाइम क्या है 0, आइए कितना होगा, टाइम कितना हो जाएगा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन, क्या हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम टेकन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या लिखा गया था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मीन्स पी एफ माइनस पी आई बाई टाइम टी माइनस 0। तो पी एफ की वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे कितना, एम वी माइनस एम यू बाई टाइम टी, तो यम यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा v माइनस यू बाई टी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एम v माइनस यू बाई टी। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड, मोशन फोर्स applied, force applied is directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum, F is directly proportional एम भी माइनस यू बाई टी, एम भी माइनस यू बाई टी। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आपको मिल गया, आपको यहां पे मिल गया एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम भी माइनस यू बाई टी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, वी know that v equal to u plus at, आप पढ़े होंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। आप कह सकते हैं v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, ये कह सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या करें हम, यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, इस प्लेस पे। आप देख रहे हैं क्या है, v माइनस यू बाई टी, यहाँ पर v माइनस यू बाई टी है, तो v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिखेंगे, ए क्या है एक्सीलरेशन, ये क्या है एक्सीलरेशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F is directly proportional कितना, m v माइनस यू बाई टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, m is directly proportional a, where a इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू बाई टी। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया F is directly proportional m a। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो
इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के एम ए, F इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज तो आपको क्या मिल गया F इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportional constant, let k equal to 1, then F equal to MA, F equal to MA। यही आपका क्या होगा, हमारा फार्मूला हो जाता है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, F इक्वल टू MA। और k इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, k आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, हम इसको क्या मान लेते हैं, k की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। F इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, MA। अब इसके अकॉर्डिंग हमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ फार्मूला मिल गया है कि F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको thus force acting on the body, thus force acting on the body, force acting on the body is directly proportional directly proportional to its first mass and second acceleration, directly proportional first mass and second acceleration of the body, तो क्या होगा पहले बच्चों, F इक्वल टू MA, हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फर्स्ट मास एंड सेकेंड एक्सेलरेशन। मास को किससे डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग वेक्टर फॉर्म of second law of motion, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ मोशन। तो हमारा क्या होगा, F इक्वल टू MA, F क्या होगा, F के ऊपर वेक्टर होगा और A के ऊपर वेक्टर होगा, क्योंकि F क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और M क्या है स्केलर क्वांटिटी है और A क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, जो एरो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। तो F इक्वल टू MA, F इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, MA। Units of force, units of force
क्योंकि अभी आप फार्मूला पढ़ लिए F इक्वल टू कितना ma। तो F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स F इक्वल टू यूनिट ऑफ मास into unit of acceleration। इस यूनिट ऑफ मास का क्या होगा, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों किसमें होगा, यह होगा MKS RSI सिस्टम में। किसमें होगा, MKS RSI सिस्टम में। हाँ प्यारे बच्चों, तो MKS RSI में क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूटन। न्यूटन्स क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूटन्स। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कहते हैं, न्यूटन। हम लेट कर लें कि जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो 1 kg और उसका एक्सेलरेशन a कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके द्वारा 1 kg ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वह 1 न्यूटन के क्या होगा, इक्वल होगा। कितना होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। इस टाइप से हम 1 न्यूटन का डिफिनेशन दे सकते हैं। तो 1 न्यूटन के डिफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन के डिफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन ऑफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 kg है और उसका एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड उसमें लाना हो तो हम कितना फोर्स लगाएंगे 1 न्यूटन के। अगर इक्वल फोर्स लगा देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस पर कितना फोर्स लगा होगा वह 1 न्यूटन के इक्वल होगा। तो बेटा ये 1 न्यूटन किसमें है, ये MKS RSI में फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg मीटर सेकेंड पावर -2। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे दोनों सही है। ये लिखे R, ये लिखे, चाहे इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों अपने लिए क्या है, सही है। इसमें इस टाइप से प्यारे बच्चों हम 1 न्यूटन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह फोर्स का यूनिट किसमें हो गई, MKS RSI में। किसमें हो गई, MKS RSI में। अगर फोर्स की यूनिट हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, किसमें बात करें, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी, यूनिट्स ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो F इक्वल टू कितना है MA। F की यूनिट क्या है, हमको किसमें लिखना है, सीजीएस सिस्टम में। किसमें लिखना है, सीजीएस सिस्टम में। तो मास को किसमें लेंगे,
ग्राम में लेंगे, एक्सलेशन किस में लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप शॉर्ट में कहा था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे ए भी लिख सकते हैं, इसको ए भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। इसको अब एक आपको हम कहानी बताते हैं छोटी सी, कि न्यूटन ने जब ये फार्मूला निकाले, क्या निकाले, F=ma, तो जब एमकेएस में इसकी यूनिट रखे तो न्यूटन ने अपने नाम पर क्या रख दिए, न्यूटन, क्या रख दिए, इसकी यूनिट, एफ की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, किसमें, एमकेएस आर एसआई में। तो अब ये न्यूटन रख दिया, न्यूटन कहें कि हम फोर्स की यूनिट क्या रख दिए, न्यूटन है। अब उनकी वाइफ बहुत उनकी चहेती थी, उनकी वाइफ कह गया मेरा नाम भी तो रख दीजिए। तो उन्होंने क्या किए, अपने नाम, उनकी अपने वाइफ को वो बड़े प्यार से बुलाते थे डाइन, क्या बुलाते थे प्यारे बच्चों, डाइन। तो कहेंगे ठीक है, हमारा नाम न्यूटन है, तुम्हारा नाम हम डाइन है, तो हम डाइन रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको किसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को उन्होंने क्या नाम दे दिए, डाइन का, क्या नाम दे दिए, डाइन का। तो डाइन, न्यूटन अपने वाइफ को बड़े प्यार से बुलाते थे, किस नाम से, डाइन के नाम से, तो क्या रख दिए, उसका नाम डाइन रख दिए। तो वन डाइन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मत रखिएगा किसी का नाम डाइन, प्यारे बच्चों। तो यहाँ वन डाइन की वैल्यू क्या हो गई, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम, 1 डाइन इक्वल टू क्या हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 1 डाइन की वैल्यू होगी, किसकी होगी, 1 डाइन की वैल्यू होगी। सेम वैसे जैसे अभी आप 1 न्यूटन की डिफिनेशन लिखे थे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास, वहां कितना लिए थे, 1 kg लिए थे, तो डाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1 डाइन के क्या होगा, इक्वल होगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम 1 ग्राम ले लें, उसमें किसी टाइप से उसका एक्सेलरेशन हम कितना कर दें, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू, उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1 डाइन के इक्वल होगा। अब बेटा हम एक रिलेशन बताते हैं आपको। न्यूटन ने अपना नाम अपने नाम पर किसमें रख दिया, एमकेएसआर एसआई में फोर्स की यूनिट रख दी, अपने वाइफ के नाम पर सीजीएस में बना दिया डाइन। अब ये दोनों, तब उनकी वाइफ कही कि अरे नाम तो रख दिया, बहुत अच्छा है आप, तो आप ये करिए, हम दोनों में एक संबंध भी बनाइए। तो न्यूटन कहे ठीक है, बना देते हैं। तो उन्होंने बनाए कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, 1 न्यूटन की। 1 डाइन की क्या है, 1 डाइन की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था। अब उन्होंने, जब उनकी वाइफ जिद करने लगी कि नहीं हम दोनों में एक रिलेशन भी होना चाहिए, तो उन्होंने एक रिलेशन बना दिए। रिलेशन क्या बनाए, अब आपको मालूम है कि 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेकंड ही है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम में, कितना होगा 1000 ग्राम, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर,
तो क्या होगा, कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, 10 पावर 5, 1 2 3 4 5, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 10 पावर 5 क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं 10 पावर 5 डाइन। मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 पावर 5 डाइन के इक्वल हो गई।